प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। बोर्ड परीक्षा सन्निकट है। ऐसे में हमें उम्मीद है कि आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी। अब रिवीजन का कार्य करना शेष रह गया होगा, जिसे आपको 1-2 दिन में पूरा कर लेना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, उत्तर लिखते समय क्या करें और क्या करने से बचें। तो आइए हम आपकी जिज्ञासा का समाधान इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। देखा यह गया है कि अच्छी तरह से तैयार होने पर भी आप परीक्षा में गलतियां करते हैं। तो यदि आप इस वीडियो में दिए गए 21 बिंदुओं को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो निश्चय ही गलतियां करने से बचेंगे और सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करें उत्तर लिखने का सही तरीका। पहला, माता पिता अपने आराध्य एवं गुरुजनों को नमन कर परीक्षा भवन में प्रवेश करें। इससे मन में सकारात्मकता आती है। परीक्षा भवन में उत्तर पुस्तिका के मिलने पर सबसे पहले कवर पृष्ठ पर पूछी गई जानकारी भरें, जैसे अनुक्रमांक, विषय, प्रश्न पत्र, दिन, दिनांक, पाली, संकेतांक, केंद्र का नाम आदि। दूसरा, उत्तर पुस्तिका के बाईं ओर 1 इंच की लगभग दूरी पर लाइन खींचें या दोनों किनारों को ऊपर नीचे मोड़ें। इससे एक रेखा बन जाएगी। रेखा के बाईं ओर कुछ न लिखें। इससे परीक्षक को अंक देने में सुविधा रहती है और अक्षर एक सीधी रेखा में होने से सुंदर प्रतीत होते हैं। कुछ इस तरह से आपको लिखना है। देख रहे हैं, यहाँ पर ये लाइन खींची हुई है और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको लाइन दिख रही है। इन्हीं के बीचों बीच आपको अपना उत्तर लिखना है। यदि आप लाइन न खींच सकें तो ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ जो मोड़ेंगे तो इधर और इधर, इन्हीं के बीच में से आपको अपने उत्तर लिखने हैं। तीसरा बिंदु, तत्पश्चात जैसे ही प्रश्न पत्र प्राप्त हो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसके लिए 15 मिनट निर्धारित हैं। यदि किसी प्रश्न का उत्तर न पता हो तो घबराएं नहीं, बल्कि सरल प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करें और कठिन प्रश्नों को अंत के लिए छोड़ दें। चौथा, कोशिश करें कि प्रश्न पत्र में प्रश्न जिस क्रम में पूछे गए हैं उसी क्रम में उत्तर लिखें। यदि कोई प्रश्न न आ रहा हो तो उसके बाद के प्रश्न का उत्तर सभी खंडों सहित एक साथ लिखें। जैसे यदि किसी प्रश्न में क ख ग 3 खंड हैं तो तीनों को एक साथ करिए, क ख ग। ऐसा नहीं कि एक बार आपने क कर दिया, फिर दूसरा प्रश्न लिखा और उसके बाद ख किया, तब नंबर आपके कटेंगे। पांचवा, उत्तर लिखते समय प्रश्नोत्तर संबंधित पंक्ति के मध्य में लिखें। तत्पश्चात बाईं ओर से लिखना प्रारंभ करें। जैसे आप देख रहे हैं कि इस लाइन के बीचों बीच प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखा गया है और बाईं ओर से हमने शुरू किया है और सही विकल्प था रामचंद्र शुक्ल, तो यहां रामचंद्र शुक्ल लिखा गया है। छठा, बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर लिखते समय प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्रमानुसार उत्तर के विकल्प का उल्लेख कर उत्तर लिखें। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 में यदि क का तीसरा विकल्प सही है तो आप इस तरह से तीसरा लिख दें और ये उस विकल्प में जो जानकारी हो, जैसे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है तो यहाँ लिखें डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसी तरह से ख में यदि पहला विकल्प सही है तो पूरा विकल्प लिखें आप, ख पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सातवां, प्रत्येक छोटे उत्तर के बाद एक पंक्ति तथा बड़े उत्तर के बाद 2 या 3 पंक्ति छोड़कर नया उत्तर प्रारंभ करें। इससे परीक्षक द्वारा प्रश्न जांचते समय प्रश्न के छूटने की संभावना नहीं रहती और आपको अंक का कोई नुकसान नहीं होता। आठवां, इंटरमीडिएट में गद्यांश व पद्यांश तथा हाई स्कूल में गद्यांश की व्याख्या के क्रम में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः उत्तर देते समय अनावश्यक विस्तार से बचें। प्रायः पहला प्रश्न गद्यांश के संदर्भ से, दूसरा
रेखांकित अंश की व्याख्या से तथा अन्य उसी गद्यांश पर आधारित पूछे जाते हैं। इनका उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखें। आप पहले डाल दें प्रश्नोत्तर संख्या, जैसे 3 है, फिर संदर्भ हेडिंग डाल करके आप संदर्भ लिखें। यदि संदर्भ न पूछा गया हो इंटरमीडिएट में तो आप सीधे सीधे उत्तर लिखें। क के अंतर्गत प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। फिर ख हेडिंग डालें, ये रेखांकित अंश की व्याख्या का होता है, तो संकेत कर दें रेखांकित अंक जहां से शुरू हुआ है पहला शब्द, फिर डॉट डॉट का निशान बनाकर आखिरी शब्द लिखकर पूर्ण विराम कर दें। फिर हेडिंग डालें रेखांकित अंश की व्याख्या और फिर आप व्याख्या लिख दें। तीसरा प्रश्न या उसके बाद अगर प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में कभी न लिखें। जैसे पूछा गया हो कि इन पंक्तियों में किसका वर्णन है, तो राष्ट्र के स्वरूप का, तो हम केवल राष्ट्र के स्वरूप नहीं लिखेंगे बल्कि पूरा वाक्य लिखेंगे, इन पंक्तियों में राष्ट्र के स्वरूप का वर्णन है। 9वां, हाई स्कूल में पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या पूछी जाती है और काव्य सौंदर्य लिखने के लिए भी कहा जाता है। अतः उत्तर लिखते समय निम्नलिखित हेडिंग अर्थात शीर्षक का प्रयोग करें तो अंक अच्छे मिलेंगे। पहले संकेत लिखें प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद, फिर संदर्भ लिखें, फिर प्रसंग लिखें, फिर व्याख्या लिखें, फिर काव्य सौंदर्य में कम से कम 5 बिंदुओं का उल्लेख करें। 10वां, व्याकरण खंड के उत्तरों को यथासंभव हेडिंग डालकर लिखें। जैसे उपसर्ग की सहायता से 2 शब्द लिखें। इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से लिखें। प्रश्नोत्तर संख्या 10 जो भी आपका प्रश्न हो, फिर एक क है तो क लिख दें, हेडिंग डाल दें, बाएं तरफ उपसर्ग और दाएं तरफ उपसर्ग से बने शब्द, फिर उपसर्ग के नीचे उप आपने लिख दिया, उपसर्ग से बने शब्द के नीचे उपयोगी उपस्थित। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। 11वां, हाई स्कूल में गद्य एवं पद्य साहित्य से अतिलघु तथा लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए, ये अतिलघु प्रश्न है, या प्रगतिवाद की 4 विशेषताएं लिखिए, ये लघुत्तरी प्रश्न है। इनका उत्तर कुछ इस तरह से लिखें। किसी एक जीवनी लेखक का नाम अमृत राय है, एक पंक्ति में आपको देना है अतिलघुत्तरी का। और लघुत्तरी कुछ इस तरह से लिखें। प्रगतिवाद की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, या 4 विशेषताएं जो पूछी जा रही हूं, तो 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, दूसरा शोषितों के प्रति सहानुभूति, तीसरा क्रांति की भावना, चौथा मानव की महत्ता का प्रतिपादन। 12वां, खंड काव्य तथा कहानी के प्रश्नों का उत्तर लिखते समय बिना हेडिंग के भूमिका अवश्य लिखें। जैसे आलोकवृत्त खंड काव्य की रचना किसने की, इसमें कितने सर्ग हैं, तत्पश्चात द्वितीय या तृतीय सर्ग जो पूछा गया हो उसके सारांश की हेडिंग डालें। यदि आप ऐसा करते हैं तो उत्तर पर अंक अच्छे मिलते हैं। 13वां, लेखक अथवा कवि का परिचय लिखते समय हाई स्कूल में जीवन परिचय और रचना लिखना होता है, जबकि इंटरमीडिएट में 2-3 पंक्ति में जीवन परिचय, तत्पश्चात सामान्य हिंदी में साहित्यिक परिचय, रचना, हिंदी साहित्य में स्थान लिखने से अंक अच्छे मिलते हैं। हेडिंग कुछ इस प्रकार से डालें। पहले लेखक का नाम लिख दें, जैसे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है, फिर जीवन परिचय की हेडिंग डालें, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, हिंदी साहित्य में स्थान। जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो केवल 2 हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय और रचनाएं, शेष चीजें वो छोड़ देंगे। 14वां, संस्कृत खंड का हिंदी अनुवाद करते समय निम्नलिखित शीर्षकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे अच्छे अंक मिल सकें। पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालें, फिर संकेत, फिर संदर्भ, फिर हिंदी अनुवाद। ऐसा करके आप लिखते हैं तो आपको अच्छे अंक मिलते हैं। 15वां, मुहावरा अथवा लोकोक्ति का उत्तर लिखते समय इन शीर्षकों का प्रयोग करें। पहले आप मुहावरा हेडिंग डाल के सामने मुहावरा लिख दें, फिर अर्थ हेडिंग डालें, सामने अर्थ लिख दें, फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डालें और सामने वाक्य प्रयोग लिख दें। 16वां, पत्र लेखन करते समय नए पृष्ठ से प्रारंभ करें, किंतु यदि किसी पृष्ठ का आधा हिस्सा खाली हो तो 2-3 पंक्ति छोड़कर उसी से लिखना प्रारंभ करें। ऐसा करने पर पत्र दूसरे पृष्ठ में जा सकता है, इससे अंक पर कोई असर नहीं पड़ता, पूरे अंक मिलते हैं। इतना ध्यान रखें कि पत्र में वास्तविक जानकारी न भरकर केवल फॉर्मेट लिखें। जैसे
प्रार्थी में क ख ग लिखें, प्रार्थी का नाम डॉट 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 इस तरह से लगा दें, पता इस तरह से डॉट डॉट लगा दें, मोबाइल नंबर डॉट डॉट लगा दें। यानी कोई भी चीज़ वास्तविक न लिखें, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर या पता इसका उल्लेख न करें। 17वां, रस छंद अलंकार से संबंधित प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से लिखें। जैसे पूछा गया है कि बी रस की परिभाषा और उदाहरण लिखिए, तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालने के बाद या 5 डालने के बाद 10 डालने के बाद जिस प्रश्न में हो आप पहले हेडिंग डालें बी रस, इसके बाद बाएं तरफ से परिभाषा डालकर परिभाषा लिख दें, फिर उदाहरण डालकर उदाहरण लिख दें और फिर स्पष्टीकरण डाल करके स्पष्टीकरण लिख दें। जो परीक्षा में पूछा गया है आपको उतना ही यहाँ उत्तर देना है। 18वां, निबंध लिखते समय रूपरेखा का प्रयोग करें। इस प्रश्न का उत्तर सबसे अंत में लिखें। यदि समय कम हो तो संक्षेप में उत्तर लिखें। इसीलिए अंत में लिखा जाता है कि यदि समय कम बचा हो तो हम कम में भी उत्तर लिख सकते हैं। जैसे अगर हमें लिखना है पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण के उपाय, तो आप प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद शीर्षक लिख दें। शीर्षक के बाद इस तरह से रूपरेखा बनाएं। प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, फिर चौथा प्रदूषण के दुष्परिणाम एवं निवारण के उपाय और 5वां उपसंहार। इस तरह से रूपरेखा बनाकर आगे विस्तार करते चले जाएं। 19वां, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए अशुद्ध वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे शुद्ध वाक्य लिखें। यदि लिखना ही चाहें तो कुछ इस तरह से लिखें। अशुद्ध वाक्य, नगर में अनेकों वस्त्र विक्रेता हैं, मान लीजिए यही आया है, तो शुद्ध वाक्य फिर आप उसके नीचे लिख दें नगर में अनेक वस्त्र विक्रेता हैं। 20वां, खंड काव्य अपने मंडल के अनुसार चयन करें। प्रत्येक मंडल में अलग अलग खंड काव्य चलते हैं। यदि आप दूसरे मंडल के खंड काव्य के प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे तो आपके अंक कट जाएंगे, इस पर ध्यान जरूर दें। 21वां और अंतिम, हाई स्कूल में संस्कृत खंड से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में ही लिखें। प्रश्न को न लिखकर सीधे उत्तर लिखें। प्रश्न सूचक शब्द को हटाकर वहीं उत्तर के शब्द को प्रश्न की विभक्ति के अनुसार लिखकर वाक्य पूरा करें, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस विवरण से आपका ज्ञानार्जन हो गया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बिना घबराए शांत मन से यदि आप उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए उत्तर लिखेंगे तो निश्चय ही सर्वोत्तम अंक प्राप्त करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।